अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर डीएनए और क्रोमोसोम है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अगर आप देखिए, इसी नाम को अगर आप देखिए, इसी थ्योरी का इसमें लिखा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब करैक्टर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, जब कोई ट्रेट कोई करैक्टर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है, तो वो थ्योरी जिसमें करैक्टर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, वो ट्रेड वो करैक्टर बेसिकली कौन ट्रांसफ़र करता है? क्रोमोसोम करता है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो वो थ्योरी जिसमें इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स, इस थ्योरी को हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मीन इनहेरिटेंस जो परफॉर्म हो रहा है बेसिकली, ये कौन परफॉर्म कर रहा है? बेसिकली ये क्रोमोसोम परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं। जीन्स, हर एक जीन अपने एक खास करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस तरह की आपकी बॉडी का हाइट है, बॉडी का कलर है, आई कलर है, ये सारे करैक्टर्स है आपके बॉडी के, जो क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, इनहेरिट करते हैं वालिदैन से बच्चों में। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये थ्योरी जब आई थी, इससे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ग्रेगर मेंडल, जो 1822 में पैदा हुआ था। 1884 में उसकी डेथ हो गई थी। और इसी ग्रेगर मेंडल ने 1866 में अपने काम को पब्लिश किया था। उसने क्या किया था? उसने दो लॉज पेश किए थे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन 1866। जब उसने ये दो लॉज पेश कर दिए, इसके बाद फिर अप टू 1900 मेंडल के काम पर कोई और एक्सपेरिमेंट, कोई और वर्क नहीं हुआ, क्योंकि उस ज़माने में डार्विन थ्योरी पेश हो गई थी और साथ साथ साइंटिस्ट उसके साथ प्री ऑक्यूपाइड थे। और उस वक्त साइंटिस्ट को ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, स्टैटिस्टिकल रेशो के बारे में इतना इल्म नहीं था। तो तकरीबन 34 साल तक मेंडल का काम उधर पड़ा रहा। फिर 1866 के बाद फिर 1900 में मेंडल के काम को दोबारा रीडिस्कवर किया गया। अब देखें, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका जो आइडिया है कि हम कहते हैं कि जीन्स जो बेसिकली यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है, और ये फिजिकल इन नेचर होते हैं। किधर लोकेट होते हैं ये जीन? क्रोमोसोम पर लोकेट होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली हेरिडिटी है, वरासत। इस तरह की हम कहते हैं ना कि जिस तरह किसी के वालिदैन मर जाते हैं तो वालिदैन का जो जायदाद होता है, जो माल होता है, वो इसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, वरासत। तो यहाँ पर भी खसूसियात जो होते हैं वालिदैन से बच्चों में क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स जो क्रोमोसोम पर लोकेट हुए होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? बेसिकली कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी है ये क्रोमोसोम और ये जीन्स। अब फिर ये जो आइडिया था जो मेंडल ने पेश किया था बेसिकली स्टार्ट में, फिर इसको पुट फॉरवर्ड इन 1900 बाय अ जर्मन जेनेटिस्ट कार्ल कोरन्ज। कार्ल कोरन्ज ने यही आइडिया जो है फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसको दोबारा स्टडी कर दिया मेंडल के आइडिया को। 34 साल बाद इसको दोबारा स्टडी किया और उन्होंने क्या किया? उसके एक पेपर में से जिसका नाम था अनाउंसिंग द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क्स, उसके बारे में उसने स्टडी कर दिया। यही जीन्स जो कि खसूसियात को मुंतकिल करते हैं, इसको इसी कार्ल कोरन्ज ने दोबारा स्टडी कर दिया। बट उसको कुछ सपोर्टिव एविडेंसेस नहीं मिले इसी आइडिया के बारे में कि जीन्स क्रोमोसोम जो होते हैं करैक्टर को ट्रांसमिट करते हैं। फिर इसी थ्योरी का जो एक्चुअल क्रेडिट है वो दो साइंटिस्ट को जाता है। एक को हम कहते हैं कि वाल्टर सॉटन, जो एक अमेरिकन था और वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था। दूसरा है थियोडोर बोवेरी, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। इन्होंने पहले इंडिपेंडेंटली
1902 में recognize independently the behavior between factors of Mendel या the genes of Mendel with the chromosomes। मतलब ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले इंडिविजुअली काम किया क्रोमोसोम्स पर, फिर उन्होंने कहा 1902 में उन्होंने फिर कहा कि ये जो आपके पास बिहेवियर ऑफ मेंडल फैक्टर्स है दैट इज़ पैरेलल विद द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, कि जो मेंडल के फैक्टर्स थे, मेंडल के जो जीन्स थे, जो मेंडल ने कहा था कि जीन्स जो होते हैं ये खसूसियात को मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो मेंडल ने कहा है कि खसूसियात जो होते हैं, करैक्टर जो होते हैं, ये जीन्स ही क्या करते हैं, जीन्स ही आगे क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मेंडल के जो फैक्टर्स हैं, जो जीन्स है जिसको मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया था, ये पैरेलल बिहेवियर शो करता है विद द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। इसका ये सॉटन और जो बोवेरी है उन दोनों ने कहा कि ये बेसिकली जो जीन्स है ना, जो जीन्स का जो फंक्शन है, जीन की जो करैक्टर है, ये बिल्कुल सेम है क्रोमोसोम की करैक्टर की तरह। जो जीन्स जो काम करते हैं वही क्रोमोसोम भी करते हैं। इसको हम कहते हैं पैरेलल बिहेवियर, क्योंकि आपको पता है कि जीन्स ही तो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जिधर जाएगा तो जीन भी साथ जाएगा। जो क्रोमोसोम जो काम परफॉर्म करेगा डेफिनेटली उसमें मौजूद जीन ही वही काम करता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर लोकेट होते हैं किसी भी सेल में। अब देखें इसका जो पैरेलल बिहेवियर है, दोनों को मैंने इधर लिखा है, दरमियान में मैंने एक ब्लू एक ग्रीन लाइन जो है ये शो किया है। इधर मैंने लिखा है कि बिहेवियर ऑफ मेंडल फैक्टर्स आर जीन्स, ठीक है, एज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियासिस। मियासिस के दौरान ये पैरेलल बिहेवियर शो करते। किस तरह करते हैं? पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द मेंडल, ये मेंडल ने कहा था, ये जो आपके पास सॉटन और बोवेरी है उन्होंने ये कहा है। अब देखिए इन दोनों को हम देखते हैं। अब मेंडल ने क्या कहा है? मेंडल ने कहा कि जो ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स है, ठीक है, जो करैक्टर्स है, उसको कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स। फैक्टर्स बेसिकली मेंडल ने किसको नाम दिया था? जीन को नाम दिया था। तो मेंडल ने कहा था कि ट्रेड्स के लिए जो फैक्टर होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जिसको एलियंस कहते हैं। इस तरह के मेंडल ने कुछ आप लोगों ने इससे पहले इसी इनहेरिटेंस, इससे पहले जो इनहेरिटेंस का चैप्टर है उसमें मैंने मेंडल के जो दो लॉज है, मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाई मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, डोमिनेंस रिलेशन, एन ये जो कंप्लीट रिलेशन है, इनकम्प्लीट है, को डोमिनेंस, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया डिटेल से, आप उसको पहले देख सकते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा था कि ये जीन है, इसमें दो एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कुछ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कैपिटल टी टाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल आर जो है, स्मॉल आर है, ये कुछ राउंड के लिए, राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वाई ये कलर के लिए, येलो कलर जो था, एक इसमें एक जो था ग्रीन कलर था, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो मेंडल ने क्या कहा था कि ये जीन्स जो होते हैं, जिसको हम ये पेयर की शक्ल में होते हैं, जिनको हम एलील कहते हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स पेयर की शक्ल में होते हैं। साथ साथ जो आपके पास बोवेरी और सॉटन थे, उसने क्या कहा था कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में ड्यूरिंग मियासिस, कि क्रोमोसोम्स पर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, और ये जीन्स जो होती हैं पेयर की शक्ल में होते हैं। मीन्स जिस तरह कि मेंडल ने कहा था कि जीन्स पेयर की शक्ल में होते हैं, तो सॉटन कहता है कि क्रोमोसोम भी पेयर की शक्ल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये एक पेयर है, ये आपके पास क्या, ये दूसरा पेयर है, और इसी पेयर में क्या होती है, इसमें जो होते हैं आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल एक फादर की तरफ से है पैटर्नल क्रोमोसोम, एक मदर की तरफ से है मैटरनल क्रोमोसोम, ये भी एक फादर और एक मदर, तो ये जोड़ा है दो क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि HC, ये क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये जो फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये इसके 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास, ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स है, ये आपके पास
पेयर्स की शक्ल में है। ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। आपको पता है कि ये जब सेपरेट होते हैं गीमीट्स फॉर्मेशन में तो फिर क्या होता है, इधर से भी फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम आता है, ठीक है, उसके ज़ाइगोट में, और इधर से भी क्या होता है, एक क्रोमोसोम आता है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास एक ऑफस्प्रिंग आ गया, तो इसमें पैटर्नल का क्रोमोसोम भी मौजूद है, मैटरनल का क्रोमोसोम भी मौजूद है। बट ये पेयर जो होते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है, ये पेयर ऑफ जीन जो होती है सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जीन्स भी पेयर की शक्ल में, क्रोमोसोम भी क्या है, ये पेयर्स की शक्ल में। दूसरा जो पॉइंट है, फैक्टर्स जो जीन्स है जिसको हम एलील्स कहते हैं, सिग्रीगेट ड्यूरिंग गीमेटोजेनेसिस। मतलब ये आपके पास पेयर ऑफ जीन है, पेयर ऑफ एक जीन है, इसके पेयर्स है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये फिर क्या हो जाता है, जब इसके गीमीट्स बनते हैं तो एक गीमीट में इन दो की बजाय एक आता है और इसी गीमीट में एक आता है, ठीक है, गीमीट बन जाते हैं। तो क्या हो जाता है, ये सिग्रीगेट हो जाते हैं आपस में। मेंडल ऑफ सिग्रीगेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि ये पेयर ऑफ आपके पास जो फैक्टर्स है ये क्या हो जाते हैं, सिग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या, ये जीन्स सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंडल। अब ये सडन और ब्यूवेरी ने क्या कहा था कि क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हैं। इस तरह के हमने कहा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम, HC होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं। मियासिस में आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, मियाटिक फर्स्ट डिवीजन में जो आपके पास मेटाफेज फर्स्ट स्टेज है, वहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो फिर ये ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ये क्रोमोसोम इसी पोल पर जाते हैं और ये क्रोमोसोम इसी पोल पर जाते हैं। मीन क्रोमोसोम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जिस तरह के जीन जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कैमरे को थोड़ा सा और भी मूव करते हैं, थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में। अब देखें जो थर्ड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल थर्ड पॉइंट में क्या है आपके पास, फिर कहते हैं कि जो आपके पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जिसको जो गीमेटोजेनेसिस के दौरान एजार्ड इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर अगर आप देखिए ये क्लियर कट लिखा है, ये तीसरा पॉइंट है आपके सामने कि जो आपके पास फैक्टर्स है, जीन्स है, गीमेटोजेनेसिस के दौरान एजार्ड इंडिपेंडेंटली। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की टॉपिक को आप थोड़ा देख ले, ये मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो वहाँ पर कहते हैं कि ये जो आज़ाद तौर पर ये जीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में सेपरेट होते हैं। आज़ादाना तौर पर ये जीन जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एक इंडिविजुअल है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल उसमें दो कैरेक्टर्स के लिए जीन है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए है और कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है। दो कैरेक्टर्स के लिए हमने लिए हैं। अब सबसे पहले ये जो पेयर ऑफ जीन्स है ये सिग्रीगेट हो जाते हैं, ए और ए इसके गीमीट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये भी गीमीट है और ये भी गीमीट बन जाता है। इस तरह कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी सिग्रीगेट हो जाते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब एजार्ड इंडिपेंडेंटली, जीन एजार्ड इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर ये जीन आपस में सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ये जो आपके पास ये दो जीन थे ये आपस में कोई एक दूसरे ने, इन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह पकड़ा नहीं है, कोई जंजीर की मदद से आपस में जकड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, आज़ादाना तौर पर ये सेपरेट हो सकते हैं। इस तरह से किसी ये भी एसार्ट इंडिपेंडेंटली, एसार्ट मीन ये आज़ादाना तौर पर ख़ुद जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल देखें, अब आपके पास ये एक गीमीट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने ये लिया है रेड से और ये कैपिटल बी इसके साथ मिल गया, ये गीमीट आ गया ऑर्गेनिज्म में, ये गीमीट आ गया तो ए भी आपके पास एक गीमीट पैदा हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से ये ए जो है आगे आ गया, इसके लिए स्मॉल बी आ गया तो आपके पास ये गीमीट बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी। फिर ये जो है इसके साथ ये दोनों को क्रॉस करते हैं, स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए के साथ ये कैपिटल बी आ गया, स्मॉल ए बी, और इस तरीके से स्मॉल ए और ये स्मॉल बी आ गया, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये 4 किस्म के गीमीट्स पैदा हो गए, ये डिफरेंट कम्बिनेशन से आपके पास पैदा हो गई, ये डिफरेंट कम्बिनेशन है। सर कि आप लोगों ने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में पढ़ा था। तो एजार्ड इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आएगा, बट कैपिटल ए के साथ ये कैपिटल बी भी आ सकता है, कैपिटल ए के साथ ये स्मॉल बी भी आ सकता है। इस तरह स्मॉल ए के साथ ज़रूरी नहीं है कि ये कैपिटल ए हो, बल्कि इसके साथ ये कैपिटल बी भी आ सकता है और इसके साथ ये स्मॉल बी आ सकता है। तो ये आज़ादाना तौर पर क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट
हो जाते हैं और फिर आगे जो होते हैं करैक्टर्स जो होते हैं इसको ट्रांसमिट करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। तो हमने पढ़ लिया ये जीन्स के बारे में जो मेंडल ने कहा था। अब बोवेरी और साटन ने कहा था कि जिस तरीके से ये जीन आज़ादाना तौर पर सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये भी आज़ादाना तौर पर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो एनाफेज में क्या होती है, क्रोमोसोम इसी पोल पर या इसी गीमीट में और ये इसी गीमीट में। अब ये इस तरह भी जा सकते हैं, कभी कभार ये क्रोमोसोम जो है इसके साथ इसी पोल पर जा सकता है और ये जो क्रोमोसोम है इसके साथ इसी पोल पर जा सकता है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये भी आज़ादाना तौर पर क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो बिल्कुल पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं क्रोमोसोम जीन्स के साथ, ठीक है। अभी जो ऊपर ये जो 3 एविडेंसेस दिए गए हैं, इन द लाइट ऑफ एबो एविडेंसेस वी कैन एनालाइज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 गीमीट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। एक स्पर्म होता है, फॉर एग्जांपल एक स्पर्म है और ये एक एग है आपके पास। अब स्पर्म जो होता है इसके सेंटर में क्या होता है, सेंटर में स्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एग के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये ब्लैक में ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और इस तरह के इसी न्यूक्लियस में भी क्या ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब जो स्पर्म है इसमें लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, ये स्मॉल सेल होता है, और एग जो है इसमें मोर साइटोप्लाज्म होता है। बट बेसिकली क्या होता है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाता है, ज़ाइगोट बनाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या पैदा हो गया, ये ज़ाइगोट। ज़ाइगोट में इन दोनों के न्यूक्लियाई जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन हो जाता है इसी स्पर्म की न्यूक्लियस का विद द एग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। तो क्रोमोसोम दोनों पैटर्नल और मैटर्नल के क्रोमोसोम जो होती है ज़ाइगोट में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन के केस में। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, जो मेंडल ने कहा था कि ये इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसी ज़ाइगोट से एम्ब्रियो और फिर ऑफस्प्रिंग जो बच्चा पैदा होता है उसमें हाफ कैरेक्टर फादर से होते हैं, हाफ कैरेक्टर मदर से होते हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म का इसमें इधर कोई रोल नहीं है, लेस साइटोप्लाज्म और मोर साइटोप्लाज्म तो है, बट न्यूक्लियस जो है वो इक्वली क्या हो गया है, वो कंट्रीब्यूट हो गया है और वो आगे जो है कैरेक्टर जो होते हैं आपको देते हैं, वालिद की भी और जो आपका मदर है उसकी भी आपको देते हैं। फिर कहते हैं कि इफ़ मेंडल मॉडल इज़ करेक्ट, ठीक है, अगर मेंडल का मॉडल जो है करेक्ट है तो फिर क्या है, मस्ट इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन। तो जाहिर बात है यहाँ पर भी तो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम आए, इधर भी न्यूक्लियस क्रोमोसोम आए, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन तो क्या है। तो इसलिए मेंडल का लॉ जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने कहा कि फादर और मदर से इक्वली क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये बच्चे में आते हैं, ठीक है। साथ साथ बिसाइड्स एबो मेंशन पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, तो ये जो हमने पढ़ा तो हमने साथ साथ ये देख लिया कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। तो हमने कहा कि जो जीन काम करते हैं क्रोमोसोम भी करते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये जो हमने इधर भी पढ़ लिया कि ये जीन जो होते हैं बेसिकली ये क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। जब क्रोमोसोम आगे ऑफस्प्रिंग में जाता है तो उस पर जीन्स भी होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो भी आगे क्या होते हैं, आगे ट्रांसफ़र होते हैं और कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम कैमरे को थोड़ा सा सेट करते हैं। अब बाद में कुछ इन्वेस्टिगेटर आए, उन्होंने क्या किया, सीरियस ऑब्जेक्शन ऑन द साटन थ्योरी। बाद में जो इन्वेस्टिगेटर जो बायोलॉजिस्ट आ गए उसने सीरियस ऑब्जेक्शन ऑन द साटन थ्योरी पर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। ऑब्जेक्शन उन्होंने किस लिहाज से कर दिया, उसने कहा कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में सेग्रीगेट होते हैं, मतलब ये जब 23 में ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं 23 में तो इसी क्रोमोसोम पर जो जीन्स मौजूद होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्हें इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में तो 46 क्रोमोसोम है, बट करेक्टर तो ज़्यादा है, करेक्टर ज़्यादा है मीन जीन ज़्यादा है। तकरीबन ह्यूमन में तकरीबन 46 क्रोमोसोम में मोर देन 30,000 जीन्स होते हैं। उस वक्त तो खैर जीन डिस्कवर नहीं हुए थे, इतना प्रॉपरली इस पर काम नहीं हुआ था, बट करेक्टर जो बॉडी के अंदर जो ट्रेट्स हैं
बॉडी के अंदर ट्रेड तो बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि हाइट है, कलर्स है, साइज़ है, शेप है, ये जो आंखों का, ईयर का, फेस का, स्किन के सारे ट्रेड्स है। तो इसके लिए तो हर एक ट्रेड एक जीन कंट्रोल करता है, एट मीन बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो उस वक्त के इन्वेस्टिगेटर ने कहा, बायोलॉजिस्ट ने कहा कि कैसे ये पॉसिबल है कि क्रोमोसोम 46 है और जीन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उस पर जीन भी सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जीन्स कैरेक्टर तो ज़्यादा है, क्रोमोसोम कम है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पर बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं, जो बाद में जो होता है ये चीज़ डिस्कवर हो गई। तो इधर हम चलो पढ़ते हैं कि लेट्स एक्सेप्ट द मेंडेलियन ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स which are performed by the factors or genes which are present on the chromosome। चलो हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेंडल के मुताबिक जो ट्रेड्स है वो फैक्टर और जीन्स कंट्रोल करते हैं, और ये जीन्स जो होती है क्रोमोसोम पर लोकेट होते हैं। बाद में जो ऑब्जेक्शन जो था, ऑब्जेक्शन क्लियर्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लिंकेज बाय हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन 1910 ऑन ड्रोसोफिला। बाद में ये चीज़ जो है ये वाज़े हो गई जब 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट कर दिए। ड्रोसोफिला पर जब उसने एक्सपेरिमेंट कर दिए तो फिर क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में इससे पहले जो चैप्टर है इनहेरिटेंस का, उसमें मैंने वो कुछ टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और जो ड्रोसोफिला और जो ह्यूमन है उसके दरमियान में जो क्रोमोसोमल्स डिटर्मिनेशन है सेक्स के लिहाज से, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और साथ साथ मेन चीज़ जो था मैंने आपको सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला पहले एक्सप्लेन कर दिया। लिंकेज, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला जो इनहेरिटेंस के चैप्टर में है, उसी टॉपिक को मैंने पहले एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको समझ आ जाए। जब भी आप इसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप पहले उसी सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला को थोड़ा सा पढ़ ले, जो इस पर मैं पहले से एक लेक्चर कल मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ, ताकि आपको इधर प्रॉब्लम ना हो। तो इधर टी.एच. मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट कर दिए तो ये वाज़े हो गया कि वाकई ये जो फैक्टर्स है, जो जीन्स है, जो ड्रोसोफिला में जो फैक्टर थे, जो आई कलर जीन थे, वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद थे, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद थे। मतलब क्या हो गया, जो जीन्स होते हैं बेसिकली क्रोमोसोम पर ही मौजूद होते हैं। जब जो ड्रोसोफिला में हमने पढ़ा कि ड्रोसोफिला सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में हमने क्या पढ़ा कि पहले हमने वाइड आइड मेल को रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस किया, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के नतीजे में आपके पास F1 आ गया। F1 में जो आपके पास ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बच्चे आ गए वो सारे रेड आइड थे, 50% फीमेल रेड आइड थे, 50% मेल रेड आइड थे। फिर F1 को हमने क्रॉस कर दिया, रेड आइड मेल को हमने रेड आइड फीमेल के साथ हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो रेशो आ गया उसमें 50% फीमेल के साथ साथ कुछ 25% रेड आइड मेल भी आ गए, और एक 25% आपके पास वाइड आइड मेल आ गया, ठीक है। फिर इसके लिए हमने फिर टेस्ट क्रॉस कर दिया। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या कर दिया कि जो पेरेंट्स में जो रिसेसिव वाइड आइड मेल था उसको हमने रेड आइड हेट्रोजाइगस फीमेल के साथ हमने क्रॉस कर दिया, ताकि हमें टेस्ट क्रॉस की मदद से हमें पता चले कि हमारे पास फिनोटाइपिकली रेशो कौन से आते हैं, हमारे पास वाइड आइड फीमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर इसके लिए हमने फिर रेसिप्रोकल क्रॉस किया था, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस पेरेंटल का ऑपोजिट था। पेरेंटल में हमने वाइड आइड मेल लिया था, रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने रेड आइड मेल को लिया। पेरेंटल में हमने रेड आइड फीमेल को लिया था, रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने वाइड आइड फीमेल को इसी रेड आइड मेल के साथ क्रॉस किया। फिर हमारे पास सारे रिजल्ट आए थे। ये सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला था, जो पहले मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जीन्स जो होते हैं बेसिकली, ये फैक्टर्स जो होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम मीन क्रोमोसोम पर ही लोकेट होते हैं। जब करेक्टर क्रोमोसोम आगे ट्रांसमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जीन्स भी उसके साथ चले जाते हैं। तो फिर ये 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने इसको वाज़ेह कर दिया कि वाकई जीन्स जो होती है ये क्रोमोसोम पर ही लोकेट होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है समझ हो गया, ये ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको इसकी टॉपिक की समझ आई होगी। अगर इसको आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।